Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Barka Mirza and from today onwards we are going to start our MCQ series of economics which is for RBI grade B. जैसे कि हमें पता है कि RBI हर साल अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं एंड अभी 22 की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है, तो आपने नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर देना है, स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, अपने प्रिपरेशन को आप कैसे बूस्ट कर सकते हो, कैसे स्ट्रेंथन अप कर सकते हो टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। तो अभी से आपने क्या करना है, अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आज मैं कुछ बेसिक MCQs लेके आई हूँ आपके लिए विच इज़ ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर RBI ग्रेड बी। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ का कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ आपके लिए। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको हमेशा कहती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जब भी हमारी लेक्चर्स होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है लेक्चर्स को। ठीक है, एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे वार्म अप कोर्सेज को प्लीज़ रजिस्टर कीजिए आप। अगर आपको क्लास की PDF चाहिए, करंट अफेयर्स के कोर्सेज को आपको रिव्यू करना है या फिर आपको माइक्रो कोर्सेज देखनी है, टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे वार्म अप कोर्सेज को रजिस्टर कीजिए एंड रिव्यू आवर कोर्सेज। विजिट कीजिए हमारे पोर्टल को, हमारे डिफरेंट कोर्सेज को रिव्यू कीजिए जो कि विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, PDFs के लिए, क्लास के PDF के लिए भी हमारे फ्री कोर्सेज को रजिस्टर कीजिए टू गेट द PDFs। PDF इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मान लो आपने क्लास आपने मिस कर दिया या फिर दूसरे टाइम आपको क्लास देखनी है, तो अगर आपके पास PDF डाउनलोडेड रहेगा तो आपको क्लास फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। PDF देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस सेशन में ये हुआ था, है ना। तो क्या करना है, आपने रजिस्टर करना है अपने आप को पहले टू रिव्यू आवर कोर्सेज विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। ओके, चलिए। Which 5-year plan gave emphasis on the removal of poverty for the first time? A 5th 5-year plan, B 6th 5-year plan, C 7th 5-year plan या फिर D 8th 5-year plan। क्वेश्चन आपको पूछा गया है 5-year plans के बारे में। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है भाई? ये क्वेश्चन आया है आपका प्लानिंग कमीशन से, है कि नहीं। तो ऐसा कौन सा 5-year प्लान था जो कि डिसाइड किया गया था एंड जिसमें बात करी गई थी रिमूवल ऑफ पॉवर्टी का, कि पॉवर्टी को हम कैसे ख़त्म कर सकें, कैसे कम कर सकें फ्रॉम आवर कंट्री। 5th 5-year प्लान में, 6th में, 7th में या फिर 8th में। अगर हम 5th की बात करें तो 5th 5-year प्लान, इसका मेन मोटो क्या था, गरीबी हटाओ, है कि नहीं, गरीबी हटाओ। ये स्लोगन था, किसका स्लोगन था, इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी जी का स्लोगन था ये, गरीबी हटाओ, देश से गरीबी हम कैसे दूर करें, एलिविएट पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो लोगों को, इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए लोगों के बीच, इक्वालिटी होनी चाहिए बिटवीन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे डिसाइड की गई थी, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, दैट इज A 5th 5-year प्लान में। ओके, अगर हम 6th की बात करते हैं तो 6th 5-year प्लान में क्या डिसाइड किया गया था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ताकि हमारा जो देश है वो फ्री हो जाए फ्रॉम डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस। वो ट्रेडिंग वर्क कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटा दिया गया, टैक्स के अकॉर्डिंग, टैरिफ्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, लाइसेंसिंग मिली। तो ये सारी चीज़ें कब हुई थी, हमारे 6th 5-year प्लान में। लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके। बेसिकली ट्रेडिंग वर्क स्टार्टअप करने के लिए ये डिसीजन लिया गया था इन दी 6th 5-year प्लान में, दैट इज़ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अगर हम 7th 5-year प्लान की बात करें तो 7th 5-year प्लान में जो हमारी गवर्नमेंट थी, दैट इज़ BJP गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई जी, उनको हटा के फिर से हमारा कांग्रेस की जो सरकार थी वो आ गई थी ड्यूरिंग दी 7th 5-year प्लान में।
उनका मेन मोटो क्या था कि इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन with the help of developed technologies, modernization, social justice होना चाहिए कंट्री में, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे डिसाइड की गई थी? हमारी 7th 5 ईयर प्लान में। एंड हमारा 8th जो 5 ईयर प्लान था उसका मेन एम क्या था, मेन मोटो क्या था? दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कि हमारे कंट्री में जो एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कफोर्स है, उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है ताकि उनके अंदर वो भी स्किल, उसके अंदर भी वो स्किल हो जाए, वो एक्सपर्ट हो जाए, वो नॉलेज हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ताकि डिफरेंट वर्क्स में पार्टिसिपेट कर सके। एंड सेकेंड मोटो क्या था? पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन, पॉपुलेशन को कैसे कम करना है। तो ये सारी डिसीजन कब ली गई थी? हमारी 8th 5 ईयर प्लान में। सो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की बात कब की गई थी? हमारी 5th 5 ईयर प्लान में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, द 5th 5 ईयर प्लान जो कि कब हुई थी? फ्रॉम 1974 से 78 तक। लेट स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को, गरीबी को कैसे रिड्यूस करेंगे, दैट इज मेन स्लोगन था इंदिरा गांधी जी का, दैट इज गरीबी हटाओ। एंड 1978 में द न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट रिजेक्टेड द प्लान। उस टाइम पे मोरारजी देसाई जो बीजेपी के पार्टी थे, बीजेपी के मेंबर थे, उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दे दिया गया है एंड स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? व्हाइल कैलकुलेटिंग जीएनपी, income generated by foreigners in a country is taken into consideration। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? GNP, that is gross national product। gross national product क्या है भाई? gross national product बेसिकली हम जानते हैं the market, the total value of all goods and services produced in a country and जो citizens उससे काम करती हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, वी कॉल्ड इट एज GNP, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज सिटीजन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, वी कॉल्ड इट एज GNP, है ना। तो पहला स्टेटमेंट में आपको कहा गया है व्हाइल कैलकुलेटिंग GNP, इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स इन अ कंट्री इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो फॉरेनर्स की जो इनकम जनरेट होती है फॉरेनर्स से, उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है while calculating GNP। and second we have while calculating GNP, income generated by nationals of a country outside the country is taken into account। जो इंडिया के हैं आउटसाइड काम कर रहे हैं इंटरनेशनली, उस इनकम को अकाउंट में लिया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट? आपको क्या पूछा गया है? नॉट करेक्ट। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2। इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है? हमें पता है कौन सी है, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। While calculating GNP, income generated by foreigners in a country is not taken into consideration। So the correct option is statement 2, A। ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है पहला। ओके, GNP बेसिकली क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स इन अ कंट्री इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। फॉरेनर्स जो इनकम जनरेट करते हैं उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है, अकाउंट में नहीं लिया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग GNP। ओके, चलिए प्लीज सेशन को गाइस शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च्ड खादी प्राकृतिक पेंट। आपको क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग खादी प्राकृतिक पेंट के बारे में। स्टेटमेंट्स आपको दे दिए गए हैं 3, उसमें से आपको चूज करना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच आंसर इज करेक्ट। ओके, द पेंट इज फर्स्ट काउडंग पेंट, ये पहला इंडिया का पहला काउडंग पेंट है। सेकेंड वी हैव द पेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड थर्ड इट इज डेवलप्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एट हिज रेसिडेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट?
1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 या फिर D 1, 2 and 3? अगर हम खादी प्राकृतिक पेंट की बात करते हैं तो खादी प्राकृतिक पेंट जो है वो पहला इंडिया का फर्स्ट काउ डंग पेंट है. दिस नंबर 1 इज करेक्ट. द पेंट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. नो, द पेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज. MSME से लॉन्च की गई है ये खादी एंड प्राकृतिक पेंट. Okay, and it is developed by Khadi and Village Commission at his residence. This is also correct. खादी प्राकृतिक पेंट जो है वो डिस्क्राइब की गई है बाई KVIC से, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन से. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज C 1 and 3. ठीक है, खादी एंड प्राकृतिक पेंट जो है वो इंडिया का फर्स्ट काउ डंग पेंट है जो कि इको फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ओडोरलेस है, बिना किसी स्मेल के बनी हुई है ये पेंट. एंड बेसिकली इसका मेन ये क्या है कि इट इज सर्टिफाइड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME. MSME मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करी है. दैट इज खादी प्राकृतिक पेंट, इंडियाज फर्स्ट काउ डंग पेंट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Fourth we have, which of the following brings out the consumer price index number for industrial workers? ये बेसिकली आपको पूछा गया है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए. ऑप्शंस आर A, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, B, द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, C, द लेबर ब्यूरो या फिर D, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, ओके आप लोगों ने देख लिया होगा आंसर. चलो कोई नहीं, देख लिया है फिर भी कोई बात नहीं, आंसर दो. ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या है हमें पता है. जो कस्टमर्स जो अब बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं मार्केट से एंड उसमें जो चेंजेस आती है दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. बट ये पूछा गया है आपको फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. तो इनमें से कौन सा ऐसा अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का इंफॉर्मेशन निकालता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, लेबर ब्यूरो या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. अगर हम इंडस्ट्रियल वर्कर की बात कर रहे हैं तो द करेक्ट ऑप्शन इज लेबर ब्यूरो. लेबर ब्यूरो क्या है? एक एपेक्स नेशनल इंस्टीट्यूशन है, नेशनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके लिए है? फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए है कि नहीं, जो कि काम करती है इन द फील्ड ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स एंड इट इज बेसिकली रिलेटेड टू लेबर के वेजेस के लिए. लेबर वेजेस, रेम्यूनरेशन, अर्निंग, प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटिज्म, तो लेबर टर्नओवर, तो ये सारी चीजें डिसाइड कौन करती है? लेबर ब्यूरो, बेसिकली फॉर वर्कर्स, एम्प्लॉयज जो कि वर्कआउट करते हैं. द लेबर ब्यूरो बेसिकली क्या है? एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, नेशनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिंग्स आउट दीज नंबर एवरी मंथ and makes them available to the people through press release, monthly index letter and Indian labor journals. ये 3 वे है जो वो अपनी रिपोर्ट्स को रिलीज करते हैं थ्रू प्रेस रिलीजेस या फिर मंथली इंडेक्स लेटर एंड इंडियन लेबर जर्नल के थ्रू. जो भी वर्कर्स, वेदर ही इज वर्किंग फॉर एन आवर और अ डे या फिर मंथ के लिए, कोई एक मंथ के लिए कोई काम करता है, उसके बाद काम करने के बाद उसको जो उसके हाथ में जो वेजेस, जो सैलरी आती है, तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? हमारा लेबर ब्यूरो. ओके, देन द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम, ऑफन सीन इन द न्यूज, इज रिलेटेड टू. ऑप्शंस आर A, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर, B, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, C, MSME या फिर D, नन ऑफ द अबव. द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI स्कीम्स, इजी क्वेश्चन है. अगर हम PLI स्कीम की बात करते हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स की बात करते हैं, तो ये इंसेंटिव बेसिकली दिया जाता है, ये स्कीम बेसिकली दिया जाता है टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
इन द इकोनॉमी, है कि नहीं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, एंड मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी ज़्यादा हो इम्पोर्ट से। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर, PLI स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर आ गया तो फिर, है कि नहीं। एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, द IT मिनिस्टर हैज नोटिफाइड द PLI स्कीम। कब लॉन्च हुई थी, ऑन 1 अप्रैल 2020। basically attract the big foreign investment in the sector while also encouraging domestic mobile phone makers to expand their units and presence in India। जो हमारी इंपोर्ट, जो हम देखते हैं कि इंपोर्ट जो सुविधा है, इंपोर्ट की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है हमारी कंट्री में, तो वो कम की जाए दूसरे देशों से, एंड हमारी जो प्रोडक्टिविटी हो रही है, हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बन रहा है, वो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इससे क्या होगा, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी बूस्ट करेगा, एंड इससे हमारी जो देश है, हमारी देश की इकोनॉमी जो है वो भी ग्रो करेगी, है ना। देन a situation in which the rate of inflation falls over a period of time। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कुछ समय तक रहता है, उसके बाद अचानक से फॉल हो जाता है, गिर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन। कुछ समय तक महंगाई रहती है, उसके बाद फिर अचानक कम हो जाती है, तो उस सिचुएशन को क्या कहना है, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन या फिर हाइपर इन्फ्लेशन। अगर हम डिसइन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे महंगाई मान लो एक महीने या एग्जाम्पल 15 to 25 डेज तक रहेगी, उसके बाद अचानक से गिर जाती है, या 1-2 महीने तक रहती है, फिर अचानक से गिर जाती है। हमें रोज़ फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं प्रोडक्ट के प्राइजेज में, है कि नहीं। कभी पोटैटो या टोमेटो, अगर टोमेटो की हम बात करें तो टोमेटो 2-4 दिन पहले 160 रुपीज़ kg था। 1 kg अगर लोगे तो कितना रुपीज़ पड़ रहा है आपको, 160 रुपीज़ kg। बट अभी आप देख लो तो उसका कॉस्ट जो है वो कम हो गया है, दैट इज़ 110 या 100। तो डिसइन्फ्लेशन क्या है बेसिकली, कि कुछ टाइम तक महंगाई रहती है, उसके बाद गिर जाती है। देन डिफ्लेशन, बेसिकली डिफ्लेशन क्या है, अ रिडक्शन इन द जनरल प्राइस लेवल। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, दैट इज महंगाई, एंड इंक्रीज, अ सर्टेन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। अचानक से प्राइजेस, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस, दाम जो है वो बढ़ जाना, दैट इज इन्फ्लेशन। एंड हाइपर इन्फ्लेशन, दैट इज अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, महंगाई को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दिन पर दिन वो बढ़ती जा रही है, अनकंट्रोलेबल। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अ सिचुएशन इन विच द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल्स। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कुछ दिन तक महंगाई होती है, उसके बाद अचानक कम हो जाती है, दैट इज डी इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, है कि नहीं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डिसइन्फ्लेशन। ये क्या है, इट इज अ सिचुएशन इन विच द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Deflation is when the overall price level in the economy falls for a period of time। पूरे इकोनॉमी में, पूरे देश की इकोनॉमी में ओवरऑल जितने प्राइसेस में चेंज आती है, मतलब महंगाई बढ़ जाती है फिर अचानक से गिर जाती है, दैट इज डिसइन्फ्लेशन। ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन, द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, दैट इज FRBM एक्ट एम्ड फॉर। मेन मैं ये पूछना बोलूँगी कि FRBM का एक्ट का मेन एम या गोल्स क्या है। ऑप्शंस आ रहे, एलिमिनेटिंग बोथ रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट, कि रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट को ख़त्म कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, या फिर बी गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी टू RBI फॉर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ, या फिर D neither 1 nor 2। अगर हम FRMB की बात करें तो ये इनैक्ट कब हुई थी, 26 अगस्त 2003 में, 26 अगस्त 2003 में ये एक्ट इनैक्ट हुई थी। बट ये इफेक्ट में कब आ गई थी, दैट इज 5 जुलाई
5 जुलाई 2004 में, तब से ये FRBM जो एक्ट है वो लीगलाइज हो गई हमारी कंट्री में। तो इसका मेन एम क्या था? अगर मेन एम की हम बात करें तो बेसिकली पहला में बताया गया है आपको, एलिमिनेटिंग बोथ रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है, टू एलिमिनेट, नॉट टू एलिमिनेट बोथ रेवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट, रिड्यूस, एलिमिनेट नहीं करना है आपको, रिड्यूस करना है, कम करना है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली कब हो जाता है? जब हमारी सरकार के पास इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है कम हो जाती है एंड स्पेंडिंग पर्पस ज्यादा होती है, उनकी रेवेन्यू खर्च बहुत ज्यादा होता है ना कि उनके पास आता है, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। एंड अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें, एक्सपेंडिचर, सरकार का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है एंड रेवेन्यू जो वो रिसीव करते हैं वो कम होती है, तो एक्सपेंडिचर एक्सीड्स दी रेवेन्यू। एंड सेकेंड करेक्ट, गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी टू RBI फॉर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वही डिफाइन करती है ना, डिसाइड करती है इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट क्या होगी, CPI, WPI, हर एक चीज। तो दिस इज करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B, 2 ओनली। FRBM एक्ट इनैक्ट हुई थी 2003 में, बट उसको लीगलाइज कर दिया गया था 5 जुलाई 2004 से। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फिस्कल मैनेजमेंट है, बाय एलिमिनेटिंग रेवेन्यू डेफिसिट, एलिमिनेट नहीं करना है बट रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट, स्टैब्लिशिंग इम्प्रूव्ड डेप्थ मैनेजमेंट, जो डेटर एंड क्रिएटर के बीच जो डेप्थ का कारोबार हुआ है उसको भी हम कैसे ठीक कर सके, ट्रांसपेरेंसी कैसे ला सके। तो ये सारी चीजें कहां पे दी गई थी? इन FRMB एक्ट में। द एक्ट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव नेसेसरी फ्लेक्सिबिलिटी टू RBI फॉर मैनेजिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो क्वेश्चन में, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टाइप के, बेसिकली जो स्टूडेंट है उसको कंफ्यूज करने के लिए। बट वहां पे सिंपल सी चीज थी, यहाँ पे वहां पे लिखा गया था एलिमिनेटिंग द रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट, बट उसको एलिमिनेट नहीं करना है बट रिड्यूस करना है। ओके, चलिए, तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है। बिफोर हम ओवर करें इस सेशन को, आपने क्या करना है, हमारे वार्म अप जो कोर्स है उसको रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो उसके लिए भी अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद ही आप हमारे पोर्टल को रिव्यू कर सकते हो। डिफरेंट कोर्सेज है जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लास की PDFs हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, माइक्रो कोर्सेज हो गए, करंट अफेयर्स की क्लासेज हो गई, फ्री वार्म अप क्लासेज है। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपको सारी मिल जाएंगी। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद ही आप हमारे पोर्टल में जाके रिव्यू कर सकते हो कि कौन कौन सी कोर्सेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ओके, तो रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द फर्स्ट एंड देन रिव्यू आवर कोर्सेज। चलिए, हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज हमने कुछ बेसिक MCQs कराए रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इनकम के भी मैंने क्वेश्चन डाले थे, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी। तो ये सारे चैप्टर्स के मैं क्वेश्चंस, आज बेसिक क्वेश्चंस मैंने कराया। इन द नेक्स्ट सेशन हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लेके आएंगे आपके लिए। क्लास के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपको आंसर देंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।